नमस्कार। मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग पाठ 9 चंद्रशेखर आज़ाद, इस पाठ का हमने पिछली वीडियो में जो है हिंदी अनुवाद पढ़ा। तो इस पाठ का यदि हमें सारांश लिखना हो तो मैंने सारांश जो है आप लोगों के लिए लाया है कि आप लोग इस सारांश को पढ़कर समझकर किताब से लिखने का प्रयास करें। तो सारांश लिखने से पूर्व कुछ हेडिंग के तौर पे हम सारांश लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहली हेडिंग होगी इस पाठ के सारांश को लिखते समय परिचय और जन्म। इसमें आपको चंद्रशेखर आज़ाद का परिचय और उनके जन्म के वृत्तांत के विषय में बताना है। जैसा कि लिखा हुआ है कि राष्ट्र के लिए अपने जीवन की बलि वेदी पर चढ़ने वाले या अपने प्राणों को बलि की वेदी पर चढ़ाने वाले देशभक्तों में अग्रगण्य चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। इन्हें भुला देना अत्यधिक कृतज्ञता होगी। चंद्रशेखर तो जीवन पर्यंत आज़ाद ही रहे। निरंतर प्रयासरत पुलिस कर्मियों द्वारा कभी भी इनके हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में 23 जुलाई सन 1906 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम जगरानी और पिता का नाम श्री सीताराम था। इनके पिता उन्नाव जनपद के बद्रका गांव से जाकर अलीराजपुर राज्य में 8 रुपए की मासिक वेतन पर नौकरी करते थे और वहीं रहने भी लगे। वैसे इनका मूल निवास कहाँ था? मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में, क्योंकि यहीं उनका जन्म भी हुआ था। परंतु आगे चल के इनके पिता उन्नाव जनपद के बद्रका नामक गांव से आकर अलीपुर राज्य में रहने लगे और यहीं पर 8 रुपए के मासिक वेतन पर नौकरी भी कर लिया। अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे घर से निष्कासन और अध्ययन। दूसरी हेडिंग क्या होगी हमारी? घर से निष्कासन और अध्ययन, ये दूसरी हेडिंग है। इसमें लिखेंगे कि एक दिन चंद्रशेखर ने राजा के उद्यान का एक फल तोड़ लिया था। क्रोधित हुए पिता ने 11 वर्ष के उस बालक आजाद चंद्रशेखर को घर से निकाल दिया, क्योंकि पिता के कहने पर भी चंद्रशेखर ने माली से क्षमा नहीं मांगी। उस बगीचे का जो माली था, उनके पिताजी ने कहा कि जाओ तुम क्षमा मांग लो, जो तुमने बिना पूछे उससे फल तोड़ लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस माली से क्षमा नहीं मांगी। तो पिताजी ने गुस्से में आके उन्हें घर से निकाल दिया और 2 वर्षों तक वे घर से निकलकर नगर नगर घूमते रहे और बड़ी ही कठिनता से परिश्रम करके किसी प्रकार अपनी जीविका को चलाया, अर्थात अपने जीवन का निर्वाह किया। देव योग से यानी कि भाग्य से वे वाराणसी आए और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन करने लगे। तीसरी हेडिंग की बात करें तो तीसरी हेडिंग है युवती की रक्षा। तीसरी हेडिंग क्या है? युवती की रक्षा। तो एक दिन किसी दुष्ट युवक को एक भद्र युवती को परेशान करते हुए चंद्रशेखर ने देख लिया। चंद्रशेखर उसे पृथ्वी पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़कर उसे तब तक पीटते रहे जब तक उस बेशरम युवक ने उस युवती से क्या क्षमा नहीं मांग ली। और इस घटना से प्रभावित होकर आचार्य नरेंद्र देव ने उनके अध्ययन की व्यवस्था काशी विद्यापीठ में करवा दी। अगली हेडिंग लिखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन में भाग। विद्यापीठ के अनेक छात्रों को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होते देखकर आजाद भी तिरंगे झंडे को लेकर भारत माता की जय और गांधी जी की जय बोलते हुए आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सैनिकों के द्वारा उन्हें न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करने पर उन्होंने अपना नाम आजाद
और पिता का नाम स्वाधीन बताया और अपना घर जेल को बताया। जब न्यायाधीश के समक्ष वो लाए गए तो न्यायाधीश ने पूछा होगा कि तुम्हारा नाम, तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद बताया। और पिता का नाम पूछने पर उन्होंने अपने पिता का नाम स्वाधीन, और घर पूछा तो घर जेल को बताया। उन्होंने कहा मेरा घर जेल है। इस पर क्रोधित होकर न्यायाधीश ने उनको 15 कोड़े मारे जाने की सजा दी। कोड़ों से पीटे जाने पर भी भारत माता की जय करते हुए उन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर फेंकने का मन में संकल्प कर लिया और जेल से छूटने पर नागरिकों ने उनका स्नेहासिक्त अभिनंदन किया। जब गांधी जी ने हिंसा के कारण अपना आंदोलन वापस ले लिया तब आजाद बहुत दुखी हुए। अगली हेडिंग, क्रांतिकारी दल के सदस्य। भाग्य से आजाद प्रणवेश चटर्जी, मनमथ नाथ गुप्त आदि क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उनकी सत्यनिष्ठा को देखकर मनमथ नाथ गुप्त ने उन्हें क्रांतिकारी दल का सदस्य बना दिया। थोड़े ही समय में वे क्रांतिकारियों को केंद्रीय परिषद के सदस्य हो गए। क्या हो गए? थोड़े ही समय में जो क्रांतिकारियों का एक प्रमुख दल था जिसको केंद्रीय परिषद कहा जाता था, उसके वो सदस्य हो गए। उन्होंने गोली चलाने और निशाना लगाने में कुशलता प्राप्त कर लिया और सन 1925 ईस्वी में काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर आज़ाद को छोड़कर उनके अन्य सहयोगी पकड़े गए और हथकड़ी लगाकर सूली पर चढ़ा दिए गए। उस समय चंद्रशेखर को बहुत दुख हुआ, परंतु वे क्रांति से विरत न हुए, अर्थात उन्होंने क्रांति को बीच में रोका नहीं और उन्होंने क्रांतिकारी दल का नेतृत्व तो स्वयं संभाल लिया, बल्कि उन्होंने जो क्रांतिकारी दल था उसका नेतृत्व वे स्वयं करने लगे। आगे की बात की जाए तो आगे कहा गया कि आज़ाद ने अनेक अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों को मारा था। लाला लाजपत राय के हत्यारे सॉन्डर्स नामक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी को भी आज़ाद ने ही मौत के घाट उतार दिया था। अगली हेडिंग लिखेंगे हम लोग, विधानसभा भवन में बम विस्फोट। तो सन 1929 ईस्वी में 8 अप्रैल को आज़ाद की सलाह से सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में बम फेंक दिया था या बम का विस्फोट कर दिया। चंद्रशेखर विधानसभा भवन के बाहर ही उपस्थित थे और उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि चंद्रशेखर आज़ाद विधानसभा भवन के बाहर मोटरयान लेकर बाहर उपस्थित थे, परंतु क्या हुआ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय में ही क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो जिसके कारण उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया गया, उन दोनों को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। आज़ाद के अनेक साथी जैसे भगवती चरण, सालिक राम आदि भी मारे जा चुके थे। आज़ाद बहुत दुखी थे। यशपाल, वीरभद्र के विश्वासघात से आज़ाद को बहुत गहरा दुख पहुंचा था। भाई क्या हुआ, जो क्रांतिकारी दल था, क्रांतिकारी दल में भी जो कुछ ऐसे भी नायक हुए जिन्होंने विश्वासघात किया, जिनमें भगवती चरण, सालिक राम आदि के मारे जाने पर यशपाल और वीरभद्र नामक जो केंद्रीय दल के सदस्य थे विश्वासघाती होने लगे, जिससे आज़ाद के हृदय में गहरे दुख की अनुभूति हुई आज़ाद को। अगली हेडिंग हम लिख सकते हैं, अमर बलिदान। सन 1931 ईस्वी में फरवरी की 27 तारीख को आज़ाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में यशपाल और सुखदेव के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। उसी समय वीरभद्र दिखाई पड़ा और यशपाल उठकर चल दिया। आज़ाद सुखदेव के साथ बातचीत कर ही रहे थे कि सैनिकों ने वहां आकर आज़ाद को घेर लिया। आज़ाद ने अपने सहयोगी सुखदेव को किसी तरह पार्क से बाहर निकाला और पिस्तौल भरकर
खड़े हो गए। विपक्षियों ने आज़ाद पर गोली बरसाई। आज़ाद ने भी निरंतर गोलियां बरसाकर अनेक को मूर्छित और घायल कर दिया। अंत में जब उनकी पिस्तौल में एक ही गोली रह गई, तब उन्होंने स्वयं को ही उस गोली से मार लिया। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद अमर और शहीद हो गए। अमर शहीद हो गए। ऐसे क्रांतिकारी देशभक्त सदा ही उत्पन्न नहीं होते, उनका जन्म कभी कभी ही इस संसार में होता है। और ऐसे अमर युवक युगांतर उपस्थित करने के लिए जन्म लेते हैं। युगांतर उपस्थित अर्थात युग के का अंत करने के लिए जन्म लेते हैं। और ऐसे लोगों के जन्म से भारत भूमि क्या है, धन्य है, जहाँ ऐसे सूरवीर लोग उत्पन्न होते हैं जो अपने जन्म से भारत भूमि को ही पवित्र कर देते हैं और अपने खून से इसे सींच कर इसकी रक्षा करते हैं। आगे कहा जाए तो आगे यहीं पे समाप्त होता है, आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग बड़े ही पवित्र और सूरवीर समझे जाते हैं जो अपने खून से अपनी मातृभूमि को सींच कर इसकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही आज़ाद चंद्रशेखर जी भी थे जो हिंसावादी थे। गांधी जी की तरह अहिंसावादी नहीं थे। ये हिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति थे। और इन्होंने उस समय अंग्रेज शासकों के जो उस समय अंग्रेजों का प्रशासन था, जो उनके सैनिक अधिकारियों थे, उनकी नाक में इन्होंने दम कर दिया था। कहने का अभिप्राय उनको बहुत परेशान किया था। तो इस पाठ का सारांश आप यहाँ तक लिख सकते हैं। हेडिंग एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहली हेडिंग होगी परिचय और जन्म, दूसरा होगा घर से निष्कासन और अध्ययन, तीसरा होगा युवती की रक्षा, चौथा होगा असहयोग आंदोलन में भाग, पांचवी हेडिंग होगी क्रांतिकारी दल के सदस्य, छठवीं हेडिंग होगी विधानसभा भवन में बम विस्फोट, और सातवीं हेडिंग होगी अमर बलिदानी। तो इस प्रकार इस पाठ का सारांश यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह पाठ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अभी तक सारांश नहीं लिख पाए थे, यदि वो वीडियो देखें तो इसको अवश्य लिखने का अभ्यास करें। किताब में भी इसका सारांश दिया हुआ है। तो बस इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।